हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होगे 24 पर। साथियों, हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और आज ही हमारी 9वीं क्लास है। जो पॉलिटी प्यारे साथियों हम पढ़ रहे हैं कि इस लेवल के पढ़ रहे हैं कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जीके का अगर पोर्शन है उसमें तो जाहिर सी बात है पॉलिटी जरूर आएगी और ये पॉलिटी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इससे बाहर यकीन मानिए नहीं जा सकता है ना। तो चलिए, आज की हमारी 9वीं क्लास है। 8 क्लास हो चुकी हैं और 8 क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, अच्छे से समझा है ना। इसके नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा नौकरी 24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर इसके नोट्स भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप उन नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं ना, जो कि हैंडराइटिंग नोट्स है। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाइए और मैसेज लिखिए कि नोट्स दीजिए, तो वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम यही से शुरू करेंगे साथियों। आज की हमारी 9वीं क्लास है और इस 9वीं क्लास में आज हम साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट का जो हमने वीडियो रही थी, हमारी लास्ट की जो क्लास थी, क्लास नंबर 8, उसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में जाना था और बहुत सारी चीजें उसमें जानी थी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड अधिनियम के नाम से भी 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। महिलाओं को वोट देने की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वो थी 21 ईयर है ना। साथ ही साथ एक चीज में और इसमें बताया गया था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी इसमें शुरुआत होगी, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, जो कि 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की उसमें बात की गई थी, लेकिन है ना वोट की चुनाव की बात उसमें नहीं करी गई थी, केवल और केवल अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की उसमें बात की गई है। अब प्यारे साथियों आगे बढ़े तो 1990 का जो एक्ट था इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जैसे एक थे रिजर्व और एक थे हस्तांतरित ट्रांसफर है ना। जो आपके रिजर्व थे वो मेन सब्जेक्ट थे और जो हस्तांतरित थे यानी कि ट्रांसफरेबल थे उनका था कि जो मतलब ऐसा समझ लीजिए वो भारतीय थे और उनको लॉलीपॉप दिया गया था है ना। आगे बढ़े चलिए, और आपने बहुत सारी चीज देखी लेकिन आज मैंने उस पर आते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में आता है। वह क्या था कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें एक प्रावधान दिया गया था कि जैसे जैसे भारत की जनता अपने लिए फ्रीडम यानी कि आजादी की मांग रख रही थी, वो कह रही थी कि देश हमारा तो इसमें शासन भी हमारा होना चाहिए, भागीदारी भी 100% हमारी होनी चाहिए है ना। जब ताज का शासन था उस समय 1858 से ताज का शासन हो जाता है, उससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी थी है ना। तो भारत की जनता के मांगों को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया था कि हम देखेंगे भारत की जनता आगे चल के क्या रुख अपनाती है, यहाँ का सरकारें कैसे काम करती है, मतलब उस सभी का जो ब्यौरा है उसका एक ऐसा समझ लीजिए परिणाम हम 10 साल के बाद देंगे है ना। और इस कमीशन की भी उसमें कहा गया एक कमीशन की मतलब एक कमीशन हम बनाएंगे, कमीशन गठित करेंगे जिसके माध्यम से हम आगे की चर्चा करेंगे है ना। तो साइमन कमीशन आना तो 10 साल के बाद था, लेकिन हुआ क्या 1919 के बाद 10 साल यानी कि 29 में आना था, लेकिन आ गया कितना 1927 में, यानी कि 2 साल पहले ही आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए प्रावधान कि अगर मैंने आपको बता दिया 1919 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद कमीशन गठित होगा, लेकिन ये 8 साल पे ही हो गया। ठीक है, 10 साल पे ना होकर कब हो गया, 8 साल बाद ही ये कमीशन आ गया। इसके अध्यक्ष की प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं, साइमन कमीशन जो 1927, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1927 में आया, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसके अध्यक्ष की मैं बात करता हूं तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। यही अगर मैं बात करता हूं कि इस समिति में कितने सदस्य थे, तो ये 7 सदस्य समिति थी है ना। साथ ही साथ अब इसकी रिपोर्ट की मैं बात करता हूं पहले साथियों, 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है और ये 3 साल का समय लेता है, यानी कि 1930 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है जिसमें सुझाव देता है ना कि उसकी क्या क्या सुझाव रही। अब उन पर हम बात कर लेते हैं कि इसने क्या रिपोर्ट पेश की अपनी, क्या इसने सुझाव दिए अपने। ठीक है, सबसे पहला कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर देना चाहिए, पहला पॉइंट ने रखा। दूसरा रखा संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत होनी चाहिए। तीसरा था प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में सरकार तो पहले से ही थी,
लेकिन उत्तरदायी यानी कि और रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उसको और पावर देनी चाहिए प्रांत की गवर्नमेंट को। ठीक है, अगले बात, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन होना चाहिए और उसमें संघीय भावना हो। ठीक है, यह भी कहा। साथ ही साथ सदस्य प्रांतीय विधानसभा मंडल अप्रत्यक्ष चुनाव। अब इसका क्या मतलब है, इतना समझ लीजिए। जो सदस्य होंगे केंद्रीय विधानमंडल का जो पुनर्गठन होगा, जिसकी संघीय भावना होगी, उसके जो सदस्य होंगे प्रांत के विधानमंडल से लिए जाएंगे और जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसमें यह भी कहा है यानी कि वोट न डाले, इसको अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से उसका चुना जाए। फिर समझ लीजिए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन होना चाहिए जिसकी भावना कैसी हो, संघीय भावना हो। साथ ही साथ इसमें जो सदस्य हो वो प्रांतीय विधानमंडल से लिए जाए और उसका जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर जवाब दिया था कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने कहा था कि अभी इस लायक यानी कि ऐसी स्थिति नहीं है कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी जिसने क्लियरली स्पष्ट रूप से मना किया था कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एक चीज और समझ लीजिए कि साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ था। जगह जगह प्रदर्शन, है ना, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, नारे लगे, लोगों ने काले झंडे दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि इसमें जो जितने भी इसे 7 सदस्य समिति थी और सभी के सभी इसमें कौन थे? ब्रिटिश थे, यानी कि भारतीय का इसमें कोई भी सदस्य नहीं था। तो इनको ऐसा लगा कि जब ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी मांगों को देख रहे हैं और हमारी मांगों को देखने के लिए हमारा ही कोई सदस्य नहीं है ना। सपोज करो कि आपका कहीं झगड़ा हो जाता है ना, और झगड़ा होने के बाद जिस पार्टी से आपका झगड़ा होता है वही पार्टी आपकी सुनवाई के लिए आती है, तो जाहिर सी बात आपके लिए तो बोलेगी नहीं, वो तो अपना भला देखेगी। सब वही हुआ कि ब्रिटिश के ये लोग थे 7 सदस्य, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार की तरफ इनका झुकाव रहा, यानी कि भारत की जनता की तरफ नहीं रहा, भारत देश की तरफ नहीं रहा। इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ, इसे काले झंडे दिखाए, है ना, बहुत सारी चीजें करी, प्रदर्शन हुए, है ना। ठीक है, हुआ क्या? इसमें एक नारा निकला जो बहुत ही फेमस नारा है ना, साइमन कमीशन के लिए है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि गो बैक साइमन। ये नारा प्यारे साथियों किसने दिया? ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था। अब एक चीज तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि हाँ, साइमन कमीशन भारत जाओ का नारा किसने लगाया था? लाला लाजपत राय ने लगाया था। लेकिन इसकी रचना किसने की थी, है ना? अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि साइमन कमीशन वापस जाओ के जो नारा है इसकी रचना किसने की थी, तो प्यारे साथियों यूसुफ मोहर अली ने इसकी रचना की थी, है ना। अब यूसुफ मोहर अली कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे और ये कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के कौन थे? ये उसके सदस्य थे। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ आया होगा। आगे बढ़े। विचार हेतु गोलमेज सम्मेलन क्या गया? जो कहां हुआ? ब्रिटिश में हुआ, ब्रिटेन यानी कि लंदन में हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ था? देखिए, ये जो इतने सुझाव दिए थे साइमन कमीशन ने, उस पर विचार करने के लिए, है ना, गोलमेज सम्मेलन लगाया गया, यानी गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। और ये सम्मेलन कहां? ये सम्मेलन था प्यारे साथियों लंदन में, है ना। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 31 में और 32 में। अब क्या क्या होता, आगे बढ़ते हैं। विचार हेतु गोलमेज सम्मेलन कब? पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में, है ना। इसमें जो सबसे मेन है वो 1932 का है। क्यों है? अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में और तीनों में B.R. अम्बेडकर और दूसरे थे तेज बहादुर सरपू, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहीं एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा कौन से नंबर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो प्यारे साथियों वो दूसरा सम्मेलन था, यानी कि 1931 का ये सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। ठीक है, और पहले और तीसरे में नहीं लिया, केवल दूसरे में लिया, जबकि B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सरपू के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। ठीक है, वही बात करें उस समय अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करता हूं तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। जिस समय तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए
उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि, है ना, कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। वहीं अगर मैं 1932 की अगर मैं बात करता हूं गोलमेज सम्मेलन की, इसका जो इफेक्ट पड़ता है प्यारे साथियों, आपका जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। किसका? 1932 के अधिनियम का, 1932 के किसका? गोलमेज सम्मेलन का ना। इतना आप याद रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि जो 1919 का अधिनियम था इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इसका भी पड़ेगा आपका जो 1935 का अधिनियम आएगा, है ना, भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़े मेरे साथियों। जब इतना कुछ हो गया उसके बाद होता क्या है कि नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट आती है, किसके बाद आती है? नेहरू रिपोर्ट आएगी साइमन कमीशन के बाद में, है ना। साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, जो कि आती है 1928 में। प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं प्रश्न, है ना, तो इसलिए अच्छे से समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको पेश करता कौन थे? नेहरू रिपोर्ट जब परीक्षा में आता है तो हमारे दिमाग में सीधे आता है कि नेहरू नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, लेकिन ये गलत है। और ऐसा समझिए कि 90% जो फर्स्ट ऑप्शन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही होता है। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें अगर क्वेश्चन मिलेगा तो 90% पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला ही ऑप्शन होगा। लेकिन थे कौन? मोतीलाल नेहरू थे, है ना, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। अब इसमें इन्होंने कुछ सुझाव दिए और अपनी मांगे रखी इन्होंने। अब क्या सुझाव थी, क्या मांग थी, वो जानिए। जैसे प्रांतीय स्वतंत्रता, स्वायत्ता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रांतीय स्वायत्ता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारे प्रांत है, यानी कि जिनको आज हम राज्य बोलते हैं, प्रांत है, उनकी अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए और फुल आजादी होनी चाहिए। सरकार को हर डिसीजन लेने का अपना अधिकार होना चाहिए, है ना, ये रखा। दूसरा, मूल अधिकार होने चाहिए जनता के लिए, है ना, समानता हो, स्वतंत्रता हो बोलने की, घूमने फिरने की, है ना। इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऊंच नीचे कुछ नहीं होनी चाहिए। और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए जनता के लिए। साथ ही साथ संघीय न्यायालय की स्थापना की इसमें बात की गई। इसमें जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की भी बात की गई, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और समझ लीजिए कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी इसका विरोध हुआ था। इसका विरोध किसने किया था? यह क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया था। विरोध किया और उसके बाद में 14 सूत्री मांग इन्होंने रखी, जो आई 1929 को, है ना, 1929 को। प्रश्न डायरेक्ट आता है कि 14 सूत्री मांग किसके द्वारा रखी गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किस वर्ष रखी गई? 1929। इसका स्पष्ट एक तरह से इतना आप समझ लीजिए कि बिल्कुल देसी भाषा में, और सबका इसको निष्कर्ष निकाल कर बता दूं कि इसका मतलब सिर्फ यही था कि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, यानी कि हमारा अलग देश होना चाहिए, इसीलिए 14 सूत्री मांग ये रखी गई, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद अब आ जाता है सीधा भारत शासन अधिनियम, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहली चीज समझ लीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन इसमें लगा दिया गया, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि जो यहां पर इसमें पेश किया गया था, जो हमारा साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर ये 1935 में क्या होता है, आगे होती है, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आता है वो यहीं से सीधा निकल कर आता है, ठीक है। जैसे साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होना चाहिए, तो इन्होंने यहां कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया। साथ ही साथ द्विसदनात्मक प्रणाली इसने चालू कर दी, कहां पर? प्रांतों में, ठीक है। प्रांतों में द्विसदनात्मक प्रणाली क्या कर दी? शुरुआत कर दी, ठीक है। दूसरा, संघात्मक व्यवस्था की इसमें शुरुआत हो गई 1935 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है। अब संघात्मक व्यवस्था क्या? कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है, साथ ही साथ राज्य को अपने अलग है, और जहां दोनों का पेच फंस जाए वहां समवर्ती सूची, यानी कि इसमें केंद्र का भी है और इसमें सेंटर का भी है। लेकिन अगर दोनों में झगड़ा हो जाए तो इसमें जो पावर दी गई है किसको दी गई है? वो केंद्र को दी गई है, याद रखेंगे, है ना। यानी कि केंद्र इसमें पावरफुल है, बनेगा दोनों के लिए, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि यहां पापा हैं
यहां माँ जी हैं, ठीक है, और यहां माँ और पापा, यहां दोनों है ना। लेकिन जब दोनों होंगे तो किसकी चलेगी, पापा की चलेगी। यहां माँ है और यहां पापा है ना, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में समझा, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट इसमें दिया गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, क्योंकि जो एक ख्वाब था स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे भारत देश को आजाद कराने में जिनका हाथ था, वो सभी का एक ख्वाब था कि हमारा भारत जो देश है वो टुकड़ों में ना बटे, धर्म के नाम पे ना बटे, जाति के नाम पे ना बटे। जो छोटी छोटी रियासतें थी, यानी कि वो सब एक अखंड भारत का सपना देखते थे, है ना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसीलिए की गई कि जो छोटी छोटी जगह है जैसे रियासतें सब एक जगह इकट्ठी हो जाए, है ना। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1937 में अखिल भारतीय संघ समाप्त हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो 552 रियासतें थी वो इकट्ठा नहीं हुई, वो नहीं आई, है ना। लेकिन वह क्या था, आपने सुना होगा कि जूनागढ़ है ना, हैदराबाद है ना, ये ऐसी रियासतें थी जो सबसे अंतिम में, है ना, जो सबसे लास्ट में आके भारत में शामिल हुई, जिन्हें ऐसा समझ लिए कि प्यार से, डंडा से, है ना, बहुत सारी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। ये छोटी छोटी रियासतें थी, इन्हें भारत में शामिल करने में, है ना, आपने सुना भी होगा, ठीक है। आगे बढ़े, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। लेकिन एक्ट के बारे में पूछा जाता है, किस एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, तो वह एक्ट कौन सा था, वो 1935 का था। लेकिन होती कब है स्थापना होती है 1937 में, ठीक है। पर साथियों एक इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय की स्थापना तो 1937 में हो जाती है 1935 के एक्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सभी शक्तियां जो संघीय न्यायालय की थी वो सुप्रीम कोर्ट को, है ना, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दी जाती है, हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दी जाती है ना। और जिसका 26 जनवरी 1950 को इसका सेटअप होता है और 28 जनवरी से ये अपना रोल में आ जाती है, यानी काम करना स्टार्ट कर देती है। अब आपसे मेरा सवाल ये है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब देना है कि जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो वर्तमान में आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं इस कोर्ट को, जो भारत का सर्वोच्च कोर्ट है, यानी कि जो सबसे बड़ा न्यायालय है, क्या वह संघीय न्यायालय है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो वही है जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, या संघीय न्यायालय अलग है और सुप्रीम कोर्ट अलग है? ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया, ठीक है। वैसे साथियों एक चीज और समझ लीजिए कि 1909 का जो मार्लियामेंटो एक्ट आया था, उसमें वह क्या था कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। उससे पहले शुरुआत किसने की थी? उससे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहा था, जिसने फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई है, वहां से स्टार्ट होता है। और उसके बाद में 1905 के बाद में जब 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट आता है तो उसमें हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है ना। वहीं आगे बढ़ के वो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आ जाता है 1919 का, यानी कि 1919 का जो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। उसमें क्या होता है, उसमें सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, साथ ही यूनानियों के लिए और यूरोपियों के लिए, और उसके अलावा जो एंग्लो भारतीय इंडियन थे उनके लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हो जाती है। ये दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप प्यारे साथी हो जाता है 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है। इसमें जो बची कुची थे, जो दलित, महिला और मजदूर वर्ग, इनके लिए भी अलग निर्वाचन प्रणाली की क्या हो जाती है, स्थापना शुरुआत हो जाती है, मंडल बना दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, बर्मा भारत से अलग हो जाता है। बर्मा जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, है ना, इसका पुराना नाम बर्मा था, इसको भारत से अलग कर दिया जाता है। साथ ही साथ 1935 का प्यारे साथी जो अधिनियम है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें 321 आर्टिकल थे और इसमें 10 अनुसूचियां थी। आज के बाद जो हमारा भारत का संविधान है, जो आज मूल रूप से जिसका हम देखते हैं, उसका उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, किसका पड़ा है, भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि इसमें से बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी इसमें से चीजें डायरेक्ट उसमें रखी गई है भारतीय संविधान में, है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। आगे पॉइंट देखें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है, किसमें होता है,
ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में होता है ना। एक चीज आप अच्छे से समझेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और प्रांतीय लोक सेवा आयोग है जिसको हम एसपीएससी के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस और कमीशन, है ना, एसपीएससी के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्यारे साथियों आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में दिए गए हैं, ये भी याद रखेंगे, है ना। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है ये 1935 के एक्ट के माध्यम से होता है, लेकिन जब हमारा भारत का संविधान लागू होता है 1950 में इसको यूपीएससी का नाम दे दिया जाता है, केंद्र की जगह संघ हो जाता है। 1935 में था केंद्रीय, लेकिन 1950 में हो जाता संघ लोक सेवा आयोग, है ना। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन ये भी। अब एक चीज समझिए, ये संवैधानिक बॉडी है, लेकिन बचा क्या, संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि जरूरत पड़ने पर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों की अगर कोई लोक सेवा आयोग के अगर गठन की अगर बात है तो वो कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कैसी है? ये एक आपकी वैधानिक बॉडी है जो अभी वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगले पॉइंट बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना हो जाती है 1935 के एक्ट के माध्यम से। आरबीआई जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना होती है। वहीं उसके बाद में आ जाता है अगस्त प्रस्ताव, जो आता है 1940 को, यानी कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जब 1935 के एक्ट के बाद में, है ना। हम अब धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं? हम संविधान के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि संविधान का जो संविधान विकास होता है, यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन होगा, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि हमने ऐसा समझ लीजिए कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उससे लेकर आज हम 1940 तक आते हैं। हमने अंग्रेजों को हमने भारत में बुलाया और अपने ऊपर उनसे राज भी कराया, और साथ ही साथ हमारी मजबूती से, हमारे भाईचारा से, है ना, हमारी बहुत सारी मेहनत के साथ में हमने क्या करा, उनको फिर खदेड़ बाहर कर दिया। यानी कि अब हम अपने खुद के देश में अब अपने बलबूते पर रहने लायक हम हो रहे हैं ना। अब याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव आ जाता है 1940 में। अब इसमें होता क्या है, उस समय लॉर्ड लिनथिंगो क्या थे, यहाँ के वायसराय थे। लॉर्ड लिनथिंगो क्या थे, यहाँ के वायसराय थे। और साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य था, इसका अगस्त प्रस्ताव का इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन की मांग। मुस्लिम लीग कंटिन्यू कह रही थी कि हमको भारत में नहीं रहना, हमको कहां जाना, हमको अलग एक अपना देश चाहिए जिससे पाकिस्तान बनता है ना। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही तक रखेंगे। इसके नोट्स मैंने आपको बता दिया कि इसके जो नोट्स हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको नौकरी 24 ग्रुप है, ठीक है। उसकी जो लिंक है ग्रुप की, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप ऐड हो जाइए और अपने पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 9 क्लास से हमारी हो चुकी है। अगली क्लास यानी कि 10वीं हम कल आपके लिए समय पर आ जाएगी। शाम 6 बजे आपके लिए क्लासेस यूट्यूब पर मतलब अपलोड हो जाती है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें प्यारे साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ। 1 साल की मेहनत आपकी बहुत होती है कंपटीशन की लाइन में, है ना। करने के लिए आप 4 साल करो, 10 साल करो, 20 साल करो, ओवर हो जाओ और आप बिल्कुल बेरोजगार होकर ही मर जाओ, है ना। ये सब आप ही के हाथ में है, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो, रोजगार लो, टाइम खराब बिल्कुल ना करो, है ना। तो चलिए, आपके आने वाली कुछ ही समय के बाद में आपने देखा होगा कि लगभग 32,000 के समथिंग आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी का जो एक चार्ट है वो वायरल हो रहा, बहुत अधिक मात्रा में, है ना। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जहां लाखों में वैकेंसी जाने चाहिए, वहां कुल 32,000 का एक ये नोटिस वायरल हो रहा है ना। आप समझ लीजिए किस लेवल पर आपको रोजगार मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करो। तैयारी, अगर आप नौकरी चाहते हो तो आपको वाकई आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा समझ लीजिए बहुत अच्छे तैयारी करने वाले पड़े हैं, तो उनके सामने आप कुछ नहीं हो, तो आपको उसी लेवल पे जाना है जो इस पर आप सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। दोस्तों के पास भेज दें, क्योंकि सभी को जरूरत है इसकी, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।